हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रीतिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अधिगम। हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, सेफ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा। इससे पहले भी मैं सीडीपी और इंग्लिश पेडागोजी पर कई वीडियो बना चुकी हूँ। लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा को इंग्लिश में बोलते हैं हम मोटिवेशन। अब जो ये मोटिवेशन वर्ड आया है वो कहाँ से आया है? तो ये बना है एक मोटम वर्ड से, जो कि है लेटिन भाषा का, यानी लेटिन लैंग्वेज से इस वर्ड को लिया गया है। मोटम, मोटम का अर्थ क्या होता है? टू मूव, या फिर कह सकते हैं टू मोशन, जिसका अर्थ होता है गतिशील करना या फिर उत्तेजित करना। गतिशील करना या फिर उत्तेजित करना। जो ये मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा, इसको अधिगम का स्वर्ण पथ कहा गया है। यानी हम ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सीखने का हृदय और सीखने का स्वर्ण पथ किसे कहा गया है? तो वो कहा गया है अभिप्रेरणा को, यानी मोटिवेशन को। एग्जाम्स में आ सकता है कि अधिगम का हृदय किसे कहा गया है, तो हमारा आंसर होगा मोटिवेशन। या फिर आ सकता है कि स्वर्ण पथ किसे कहा गया है, तो ये होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात आती है कि इसका अर्थ देखें तो क्या होगा मोटिवेशन का अर्थ? कि मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा एक ऐसी शक्ति है जो कि व्यक्ति को कार्य करने के लिए गतिशील करती है। इधर लिख देती हूं मैं इसका अर्थ, कि व्यक्ति को कार्य करने के लिए गतिशील करना, या फिर कह सकते हैं सक्रिय करना, या फिर आ सकता है उत्तेजित करना। तो ये सारे वर्ड्स हमें याद रखने कि अभिप्रेरणा एक ऐसी शक्ति है जो कि व्यक्ति को कार्य करने के लिए गतिशील करती है या सक्रिय करती है। अब कुछ एक विद्वान है जिन्होंने अभिप्रेरणा को लेकर बहुत महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी हैं, डेफिनेशंस दी हैं, जिनमें पहले हम देखेंगे स्किनर की परिभाषा। तो जो स्किनर है, इन्होंने कहा है कि अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। सीखने का राजमार्ग है। अब देखिए, स्किनर ने बोला अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। अब हम इसे इजीली याद कर ले तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ट्रिक कि कैसे इसे याद रखें। अगर ये परिभाषा आ जाती है कि अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है, किस विद्वान ने कहा है, तो वो है स्किनर। तो हम वो कैसे याद करेंगे? अब देखिए, इधर एक स्किनर में वर्ड है नर, और यहाँ पर डेफिनेशन में आया है राज। अब देखिए, हम जिस देश में रहते हैं वो कैसा देश है? पितृसत्तात्मक। यहाँ पर कह सकते हैं कि आदमियों का, नर का, उनका ही राज है। तो इस तरीके से इस वर्ड को इस वर्ड से कोरिलेट कर लीजिए कि नर यानी नर लोगों का ही यहाँ पे क्या चल रहा है? राज चल रहा है। महिलाओं को अभी इतना आगे नहीं बढ़ाया गया है। तो हम इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि नर लोगों का ही यहाँ पर ज्यादा राज है। तो स्किनर ने क्या कहा है कि अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। अब दूसरी परिभाषा हम देखेंगे, क्रैच एंड क्रैचफील्ड। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्रेच एंड क्रैचफील्ड की एग्जाम्स में पूछी भी गई है। इन्होंने कहा है कि अभिप्रेरणा हमें क्यों का उत्तर देती है। जो अभिप्रेरणा है वो हमें क्यों का उत्तर देती है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट वर्ड है क्यों, कि क्रैच एंड क्रेचफील्ड ने कहा
अभिप्रेरणा हमें क्यों का उत्तर देती है कि हम किसी कार्य को क्यों करते हैं, हम मतलब खाना क्यों खाते हैं, हम पानी क्यों पीते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि जो अभिप्रेरणा है वो हमें क्यों का उत्तर देती है। तो अब इसको हम कैसे याद करेंगे, देखिए इसमें कीवर्ड जो है हमारा वो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों। और जो क्रैच एंड क्रैचफील्ड है इनका नाम भी किससे स्टार्ट है, क, क्रैच। तो यानी क्रैच और क्यों, इसको आप थोड़ा सा कोरिलेट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम्स में जैसे ही डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आपको याद करना है खाली क्यों, और आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये डेफिनेशन किसने दी है, क्रैच एंड क्रैचफील्ड ने। और अगर यहाँ पर आ गया राज, तो आपको क्या याद करना है कि किनका राज होता है, नर लोगों का, नर का। तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये डेफिनेशन किसने दी है, नर ने। नेक्स्ट डेफिनेशन दी वुडवर्थ ने। वुडवर्थ का मानना था कि अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। यानी वुडवर्थ ने कहा जो अभिप्रेरणा है वो व्यक्तियों को मतलब एक जो दशाएं हैं उनका ऐसा समूह बताया उन्होंने जो कि उनके निश्चित एम्स को, निश्चित गोल की कंप्लीट करने के लिए वो निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती हैं। तो ये कहा वुडवर्थ ने। अब इसमें अगर ये परिभाषा आ जाती है तो इसमें जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो हमें ये याद रखनी है कि निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है क्या, अभिप्रेरणा। अब हम इसे कैसे याद करेंगे, थोड़ा सा जैसे कि इसमें जो आएगा वो इम्पोर्टेंट वर्ड है व्यवहार। अब जैसे व्यवहार है, व्यवहार व से शुरू हो रहा है और वुडवर्थ का नेम भी व से शुरू हो रहा है, तो हम थोड़ा सा कोरिलेट करके हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं क्या पता क्लिक हो जाए कि हाँ जो व्यवहार है वो निश्चित व्यवहार के लिए बोला था किसने, वुडवर्थ ने। अब फिर मैकडूगल ने भी एक परिभाषा दी है यहाँ पर जो है कि अभिप्रेरणा वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। यहाँ पे मैकडूगल ने अभिप्रेरणा को बताया कि जो अभिप्रेरणा है वो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन इधर उन्होंने जो इम्पोर्टेंट चीज बताई वो क्या, कि वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं। यानी वुडवर्थ ने क्या बोला कि निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है, लेकिन यहाँ मैकडूगल ने कहा कि शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो कार्य को करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। तो वैसे तो हमें डेफिनेशन याद करनी है ही, लेकिन छोटी छोटी ट्रिक इसलिए बता दी है कि कभी गलती से अगर हम भूल जाते हैं तो ये कि छोटे छोटे से कीवर्ड हमारे दिमाग में क्लिक करेंगे और हमें याद आ जाएंगे। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि मैकडूगल किससे शुरू हुआ है, मैं से, और यहाँ पर शारीरिक आप याद कर लीजिए और मनोवैज्ञानिक दशाएं के लिए ये भी है मां से। तो यानी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं किसने बताई, मैकडूगल ने। किसके लिए, अभिप्रेरणा के लिए। और निश्चित व्यवहार, निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है, ये किसने बताया, वुडवर्थ ने। और सीखने का राजमार्ग बताया स्किनर ने। और क्यों का उत्तर देती है ये किसने बताया, क्रैच एंड क्रैचफील्ड ने। बार बार अगर हम रिपीट करेंगे तो भी हमें अच्छे से याद हो जाएगा। अब हम देखेंगे अभिप्रेरणा के सोपान या फिर अभिप्रेरणा का चक्र क्या है, यानी अभिप्रेरणा के सोपान। या फिर कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा का चक्र, मतलब किस तरीके से अभिप्रेरणा एक चक्र में घूमते हुए कार्य करती है, या फिर इनको कह सकते हैं हम सोर्सेज, कि मोटिवेशन के सोर्सेज हैं वो क्या हैं, जिसमें फर्स्ट आता है हमारा आवश्यकता, जिसे हम नीड भी कह सकते हैं। सेकंड आता है हमारा चालक, जिसे हम बोलते हैं ड्राइव। और थर्ड आता है प्रोत्साहन, जिसे हम बोलेंगे इंसेंटिव। इस तरीके से एक चक्र बनता है। अब ये चक्र कैसे है कि यहाँ पर जैसे कि देख लीजिए, एक चक्र बन जाएगा कि नीड, उसके बाद इस नीड को जो चलाने का काम करती है वो हो गया ड्राइव, और फिर आता है इंटेंसिव। तो इस तरीके से ये एक चक्र बन जाता है। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम एक एक करके अच्छे से मैं इनको समझाऊंगी आपको। हमारा फर्स्ट है आवश्यकता यानी नीड।
तो जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी हमें जीवन पर्यंत आवश्यकता बनी रहती है, जैसे कि जल, वायु, भोजन। इनके बिना हमारा जीवन असंभव नहीं है। इधर आवश्यकता को लेकर यानी नीड को लेकर वुडवर्थ ने एक डेफिनेशन दी है कि कमी या अति की शारीरिक अवस्था ही आवश्यकता के नाम से जानी जाती है। अब हम इसको समझेंगे कि कमी या अति। जब हमें किसी भी कोई आवश्यकता की कमी होती है, जैसे मान के चलिए कि हमें भोजन की आवश्यकता है, तो क्या है कि हमें उसकी जरूरत महसूस हुई यानी कमी महसूस हुई, और जब अति होती है तो हम क्या करते हैं, उस चीज का त्याग कर देते हैं। मान के चलिए हमारे बॉडी में किसी चीज की आवश्यकता जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उसका त्याग कर देते हैं, और जब कमी होती है तो हम उसे ग्रहण करते हैं। तो यही वुडवर्थ ने यही बोला है कि कमी या जो अति की शारीरिक अवस्था है वो ही आवश्यकता के नाम से जानी जाती है। यानी हमें किस चीज की आवश्यकता है उस अकॉर्डिंग ही बॉडी की कहें कि एक फिजिकल स्टेज बनती है। अब देखिए जो आवश्यकता है वो भी दो प्रकार की है। एक तो है अनिवार्य आवश्यकता, एक तो है अनिवार्य और एक है गैर अनिवार्य आवश्यकता। एक तो है अनिवार्य आवश्यकता और दूसरी है गैर अनिवार्य आवश्यकता। अनिवार्य आवश्यकता कैसे कि कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जो कि जन्मजात और शारीरिक या कहें कि जैविक रूप में होती हैं, जिनमें हम देख सकते हैं जैसे कि नींद, प्यास, भूख या फिर कहें कि काम, विश्राम। तो इस तरीके से ये होती है अनिवार्य आवश्यकता। और गैर अनिवार्य आवश्यकता ऐसी होती है कि उनके बिना भी हमारा जीवन आराम से चल सकता है, कि वो आवश्यकताएं इतनी इंपॉर्टेंसी नहीं रखती हैं, यानी कहें कि वो एक तरीके से कंपलसरी नहीं है। जैसे कि हो गई कि सत्ता यानी पावर हो गई, उपलब्धि हो गई, या फिर कहें कि प्रशंसा। अगर हमारी प्रशंसा ना हो तो क्या हमारा जीवन नहीं चलेगा? तब भी चलेगा। अगर हमें उपलब्धि ना मिले तो भी तो हम कैसे भी संघर्ष करते हुए मतलब जीवन चलेगा। और नींद, काम, भूख, प्यास है आवश्यकता की अगर इनकी पूर्ति ना हो तो हमारे लिए कह सकते हैं कि रहना, एग्जिस्टेंसी इम्पॉसिबल हो जाएगी। तो इस तरीके आवश्यकताओं को दो रूप में देखा गया, अनिवार्य आवश्यकता और गैर अनिवार्य आवश्यकता। और उसके बाद आता है हमारा चालक। चालक यानी ड्राइव, जो आवश्यकताओं को क्या कहें कि ड्राइव करता है, चलाता है। तो इनको अंतर्नोद या प्रणोद के नाम से भी एग्जाम में आए हुए हैं, तो इनको जरूर याद कर लीजिएगा, स्पेशली ये दो वर्ड, क्योंकि कई बार चालक की जगह अंतर्नोद कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब चालक क्या होता है, तो पहले ये देख लेते हैं कि चालक की उत्पत्ति आवश्यकता के अनुरूप होती है, यानी जैसी हमारी आवश्यकता होगी उसी के अनुरूप चालक होगा। कैसे? अब देखिए हमारी बॉडी में पानी की आवश्यकता है तो चालक क्या होगा? प्यास। हमारी बॉडी में भोजन की आवश्यकता है तो चालक क्या होगा? भूख। चालक कैसे? चालक कह सकते हैं कि एक क्रियाशील स्थिति यानी चलाने वाली स्थिति। अब देखिए जब हमें कहें कि भोजन की कमी हुई, हमें भोजन की आवश्यकता है, तो हमने देखा भाई भोजन कहाँ है, हमें भोजन दिख तो गया कि वो रखा भोजन। अब उसे भोजन तक जाने के लिए जो हम यहाँ से वहां तक चलकर जाएंगे, यानी जो क्रियाशीलता हो रही है, एक मोशन हो रहा है, यानी जो क्रिया कहें कि चलने वाली जो स्थिति बनी, यहाँ से उठकर हम उस भोजन तक गए, तो वो क्या हो गया? चालक यानी ड्राइव। एक ड्राइव मोड में आए, हम बैठे थे, हमें अचानक से भोजन की आवश्यकता हुई, हमने देखा भोजन खाएं, हमें पता चला भोजन उधर रखा हुआ है, तो फिर हम यहाँ से जो वहां तक भोजन तक चलकर गए वो क्या होगा? चालक यानी ड्राइव, जिसे अंतर्नोद या प्रनोद कहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात ये कि जो अंतर्नोद और प्रनोद वर्ड है, इनका यूज किया था वुडवर्थ ने। इनका यूज किया वुडवर्थ ने, चालक के स्थान पर वुडवर्थ ने अंतर्नोद और प्रनोद का प्रयोग किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कर लीजिएगा। थर्ड आता है हमारा प्रोत्साहन, जिसे हम उद्दीपन या फिर लक्ष्य के नाम से भी ये कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो जितने भी इसके इनके जो अन्य नाम है उन्हें जरूर याद करें, जिसे हम इंसेंटिव या स्टिमुलस, लक्ष्य यानी गोल या एम बोल सकते हैं। जब आवश्यकता उत्पन्न होने के कारण चालक की उत्पत्ति होती है, वे प्रोत्साहन और उद्दीपक के द्वारा आवश्यकता की पूर्ति होती है। देखिए जब हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है तो क्या होता है? चालक की उत्पत्ति होती है, और फिर जो वो
आवश्यकता है उसकी पूर्ति किसके माध्यम से होगी, वो होगी हमें प्रोत्साहन या उद्दीपन के द्वारा। यानी कह सकते हैं कि प्रोत्साहन के द्वारा आवश्यकता और जो चालक है उसकी संतुष्टि यहाँ पर पूर्णतया हो जाती है। अब देखिए जैसे कि भूख क्या था, चालक, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, भोजन प्राप्ति को क्या बताया गया है, प्रोत्साहन। कैसे वो हम समझेंगे कि जब हमें भूख लगी थी, जब हमें भोजन की आवश्यकता हुई थी तो हम चलकर गए भोजन तक, तो वो हो गया हमारा चालक। फिर हमने वहां से भोजन प्राप्त कर लिया यानी भोजन खा लिया, यानी हमारी जो आवश्यकता थी वो शांत हो गई, तो वो क्या हुआ, जो हमें भोजन की प्राप्ति हुई वो हुआ हमारा उद्दीपन या प्रोत्साहन। तो इसे हम एक चक्र से भी समझ सकते हैं कि देखिए जब हमें भोजन की आवश्यकता हुई तो ये थी हमारी आवश्यकता, हम चलकर गए, किस चीज ने हमें चालकता उत्पन्न की, वो थी हमारी भूख, और जब हमें वो भोजन प्राप्ति हो गई तो वो क्या था, प्रोत्साहन, या फिर कह सकते हैं कि एज ए स्टिमुलस, यानी एक उद्दीपन के रूप में हमें भोजन की प्राप्ति हुई। तो यानी आवश्यकता, चालक, लक्ष्य या प्रोत्साहन कह लीजिए, यानी हमें भोजन की, अभी इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान के चलिए हमें पानी की आवश्यकता हुई, तो हमें जो चालकता वाली स्थिति तक लेके गया वो चालक क्या था, प्यास, और जब हमने पानी को प्राप्त कर लिया, पानी को पी लिया, तो वो क्या था हमारा प्रोत्साहन। तो इस तरीके से अभिप्रेरणा का एक चक्र बन जाता है। अभिप्रेरणा को दो टाइप्स में बताया गया है, यानी इसके दो प्रकार बताए गए हैं, क्योंकि कुछ एक विद्वानों ने इसके अलग अलग प्रकार बताए, लेकिन जो ये दो प्रकार बताए ये मुख्य रूप से इन दो प्रकारों को माना गया है। जिसमें पहला है हमारा सकारात्मक या आंतरिक अभिप्रेरणा, यानी जब किसी कार्य को हम स्वयं करें, स्वयं अभिप्रेरित होकर करें, या फिर कहें कि हमारी आंतरिक इच्छा या अपनी रुचि की वजह से हम किसी कार्य को करते हैं, तो वो होती है हमारी सकारात्मक या आंतरिक अभिप्रेरणा। यानी हम अंदर से मोटिवेट हो जाएं खुद उस कार्य को करने के लिए, तो वो होगा हमारा आंतरिक अभिप्रेरणा। और इससे क्या है कि बालक को सुख, आनंद और संतोष की प्राप्ति होती है। देखिए जब किसी कार्य को हम खुद से करते हैं ना, जब हमारे स्वयं खुद से हम मोटिवेट हो रहे हैं कि अरे मुझे ये कार्य करना चाहिए, मुझे इसमें रुचि है, इंटरेस्ट है, तो क्या है कि हमारा कहीं ना कहीं हमें उसको कार्य को करके संतोष मिलता है, एक सेटिस्फिकेशन होता है। जैसे कि बच्चों के द्वारा सुंदर चित्र बनाना, कविता का पाठ करना, गणित के प्रश्न हल करना, जब बच्चे का मूड हुआ और उसमें वो ड्राइंग करने बैठ जाता है तो खुश भी होता है। क्योंकि वो उसकी स्वयं की रुचि है, उसमें स्वयं की उसकी आंतरिक इच्छा है। तो ये होता है हमारा सकारात्मक या आंतरिक अभिप्रेरणा। और सेकंड है हमारा नकारात्मक या बाह्य अभिप्रेरणा। इसमें क्या होता है कि स्वयं की इच्छा से, स्वयं की रुचि से कार्य को ना करके दूसरे की इच्छा से या फिर कहीं किसी बाह्य प्रभाव के कारण, यानी कोई बाह्य रीजन होता है उस कार्य को करने के पीछे, तो वो होती है हमारी नकारात्मक या बाह्य अभिप्रेरणा। इसमें आते हैं निंदा, पुरस्कार, दंड। अब देखिए कोई बच्चा दौड़ में भाग लेता है पुरस्कार जीतने के लिए, तो वो अंदर से मोटिवेटेड नहीं है, उसकी यहाँ पर जो एम है वो क्या है, पुरस्कार प्राप्त करना, तो इसलिए उसने दौड़ में भाग लिया। तो ये क्या हुआ, एक तरीके से बाह्य अभिप्रेरणा या फिर कह सकते हैं नेगेटिव मोटिवेशन। दंड, कई बार टीचर के डर से कि टीचर हमें कहीं डांटे ना, इस वजह से बच्चे होमवर्क करके लाते हैं, तो वो भी क्या होगा, नकारात्मक या बाह्य अभिप्रेरणा। जब बच्चा किसी कार्य को या फिर कहीं कि हम समाज में रहते हैं और हम कुछ नियमों को इस वजह से फॉलो करते हैं ताकि हमारी निंदा ना हो, ताकि हमें हमारे लिए कोई बुरा ना कहे, हमें डांटे डपटे ना, तो वो होती है हमारी नेगेटिव मोटिवेशन। और जब हम किसी कार्य को अपनी इच्छा से करते हैं, यानी हम खुद उसे करना चाहते हैं, हमारी स्वयं की रुचि है, तो वो होती है सकारात्मक अभिप्रेरणा। तो इस तरीके से दो मुख्य रूप से अभिप्रेरणा को बताया गया है। तो अभिप्रेरणा को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, जो कि हमने देखी। अब हम देखेंगे कि अब्राहम मैस्लो, थॉमसन और गैरेट, इन्होंने भी अभिप्रेरणा के अलग अलग टाइप्स बताए, जिसमें मैस्लो ने इसे दो टाइप का बताया, एक तो है जन्मजात और एक है अर्जित अभिप्रेरणा। अब जन्मजात अभिप्रेरणा क्या होती है, मतलब वो अभिप्रेरणा जिसे हम जन्म से, यानी जो जन्म के साथ आती है, जैसे कि हम समझ सकते हैं कि भूख, प्यास, नींद, काम, ये सारी चीजें क्या है कि हमें जन्म से प्राप्त होती हैं, हम इन्हें जन्म के बाद एक्वायर नहीं करते। फिर दूसरी आती है अर्जित अभिप्रेरणा, जिन्हें हम जन्म के बाद या फिर कहीं की समाज में रहकर जिन्हें हम अर्जित करते हैं,
यानी जिनका हम अर्जन करते हैं, तो वो होती है हमारी अर्जित अभिप्रेरणा। जैसे कि उसमें हम देख सकते हैं कि आदत, कोई भी आदत है तो वो जन्म से नहीं आएगी, उसे हम मतलब जन्म के बाद कोई एक पर्टिकुलर हमारी आदत बन जाती है। फिर कहें कि कोई जैसे कि रुचि, अभिरुचि हो गई है, तो वो क्या है कि हमें जन्म से प्राप्त नहीं होती है, हम उन्हें अपनी इच्छाओं के अनुसार बाद में आफ्टर बॉर्न हम उन्हें जो हमें पसंद होता है उसे हम रुचि के तौर पर बना लेते हैं। तो इनका क्या है कि हम अर्जन करते हैं, जैसे कि रुचि, आदत, अभिरुचि। ये तो थी मैस्लो के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स। अब बात आती है थॉमसन। तो थॉमसन ने भी इसके 2 टाइप बताए। इन्होंने कहा कि जो अभिप्रेरणा है वो स्वाभाविक होती है और होती है कृत्रिम अभिप्रेरणा। तो स्वाभाविक अभिप्रेरणा क्या होती है? जब हम स्वाभाविक तौर पर या फिर कहें कि खुद ब खुद अपनी रुचि के अनुसार प्रेरित होकर किसी कार्य को करें, यानी स्वाभाविक कहो कि स्वभाव में आ जाना, किसी काम का व्यवहार में आ जाना। जब हम किसी कार्य को ऐसे ही अपनी इच्छा के अनुसार कर लें तो वो होगी हमारी स्वाभाविक अभिप्रेरणा। और कृत्रिम अभिप्रेरणा क्या? जब हम कहें कि किसी रीजन की वजह से, किसी बाह्य कारण की वजह से अभिप्रेरित होकर किसी कार्य को करें, तो वो होगी हमारी कृत्रिम अभिप्रेरणा। यानी कह सकते हैं कि एक तो हो गई नेचुरल और एक हो गई आर्टिफिशियल। यानी नेचुरल में जैसे कि खेल हो गए, किसी चीज का अनुकरण, तो हमारी जब स्वयं की इच्छा होगी, स्वयं का मतलब व्यवहार या स्वभाव ऐसा होगा कि हम उसे करना चाहते तो हम किसी का भी अनुकरण करेंगे, कोई भी खेल खेलेंगे अपनी पसंद से। लेकिन कृत्रिम में हम देख सकते हैं पुरस्कार आएगा, दंड आएगी, निंदा। जैसे कि बाह्य अभिप्रेरणा में था, क्योंकि जब हमें मतलब हमारी इच्छा नहीं है लेकिन हमें किसी वजह से पुरस्कार के लालच की वजह से समझ लीजिए या दंड का डर समझ लीजिए, जिस वजह से हम किसी कार्य को कर रहे हैं, तो वो होगा हमारा कृत्रिम अभिप्रेरणा। तो इस तरह थॉमसन ने 2 अभिप्रेरणा के टाइप्स बताए, एक स्वाभाविक और एक कृत्रिम। अब हम देखेंगे गैरेट के अकॉर्डिंग। तो गैरेट ने 3 टाइप्स के मोटिवेशन बताए। एक तो है जैविक या दैहिक, या इसे शारीरिक भी कह सकते हैं, और दूसरा है सामाजिक, और तीसरा है मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा। तो जैविक या दैहिक क्या? जो हमारे शरीर से, यानी कहो कि जन्म से कह सकते हैं एक तरीके से, जो हमारी बायोलॉजिकली जो हमें नीड होती है उनकी पूर्ति होती है, या कहें कि बायोलॉजिकल चीजों की वजह से हम जिस कार्य को करते हैं, तो वो होती है हमारी जैविक या दैहिक मोटिवेशन। जैसे कि भूख, प्यास, नींद हो गई। जैसे कि जन्मजात अभिप्रेरणा में था कि भूख, प्यास, नींद हो गई। ये सब क्या है? एक तो हमारे जन्म के साथ तो आती ही है, साथ में ये हमारी बायोलॉजिकल नीड होती है, यानी आवश्यकताएं होती हैं। तो इस तरीके से ये भी है जैविक या दैहिक अभिप्रेरणा। और एक होता है सामाजिक अभिप्रेरणा। सामाजिक अभिप्रेरणा क्या है? जिसे हम समाज में, या कहें कि जो एक वातावरण में रहकर या समाज में रहकर जब हम किसी कार्य को करते हैं, किसी चीज से प्रेरित होते हैं और उसके लिए किसी कार्य को करना चाहते हैं, तो वो होता है सामाजिक अभिप्रेरणा। जैसे कि आत्म प्रदर्शन हो गया, रचनात्मकता। अब जैसे कि हम समाज में रहते हैं तो क्या हम मतलब खुद का एक कॉन्फिडेंस पूरे समाज में या दिखा रहे हैं, या कि कहें कि वातावरण से किसी चीज का एक्वायर करके हम, या फिर कहें कि वातावरण में जो हमारे समाज में जो कार्य हो रहे हैं उनसे हम इम्प्रेस होकर किसी कार्य को कर रहे हैं, तो वो होगा हमारा सामाजिक अभिप्रेरणा। फिर आता है मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा। मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा क्या होता है? जैसे कि मन के अकॉर्डिंग, मतलब हमारे मन में एक ऐसी अनुभूति आई जिसकी वजह से हमने कुछ कार्य किया, जिसकी वजह से हम प्रेरित हुए और कुछ हमने प्रतिक्रियाएं दी, तो वो होगा मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा। कैसे? जैसे कि प्रेम, क्रोध, सुख, दुख। जैसे कि मान के चलिए हमारे मन में एक अनुभूति आ रही है, हम खुश हैं अंदर से, तो उसके लिए जो एक कहें कि हम अभिप्रेरित होंगे, तो उसके जरिए जो एक मोटिवेशन निकलेगा वो क्या होगा? यानी मनोवैज्ञानिक, यानी वो होगा हमारा प्रेम। जब हमें गुस्सा आ रहा है तो हम क्या करेंगे? हम क्रोध दिखाएंगे, तो वो होगा मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा। यानी उसके अकॉर्डिंग उसी तरीके से अभिप्रेरित होकर हम कार्य करेंगे। यानी जब हमें गुस्सा आएगा तो हम क्या है? चिल्लाएंगे, करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ही काम होगा, तो वो होगा मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा। तो गैरेट ने यहाँ पर 3 टाइप्स दिए, जैविक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। अब देखिए वैसे तो मुख्य रूप से 2 ही प्रकार के हैं, आंतरिक या बाह्य, लेकिन तीनों जो विद्वान हैं उन्होंने अपने अपने अलग अलग टाइप्स बताए। अब हम बात करें जन्मजात अभिप्रेरणा की, स्वाभाविक अभिप्रेरणा की और जैविक या दैहिक अभिप्रेरणा की। तो ये तीनों एक तरीके से जो आंतरिक या सकारात्मक अभिप्रेरणा है उसी के जैसे हैं। और फिर अब बात आती है अर्जित अभिप्रेरणा, कृत्रिम अभिप्रेरणा, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा। तो ये जो चारों हैं वो आते हैं बाह्य अभिप्रेरणा या नकारात्मक अभिप्रेरणा के अंदर।
क्योंकि इनका जो कहें कि एक जो डिस्क्रिप्शन है वो भाई अभिप्रेरणा जैसा ही है, और जो इनके अंदर कार्य किए जा रहे हैं वो भाई अभिप्रेरणा जैसा है। तो आज हमने अभिप्रेरणा की कहें मीनिंग, उसके डेफिनेशंस, उसके सोर्सेज, उसका चक्र और उसके टाइप्स, और जो विद्वानों ने टाइप्स दिए हैं उन सबको बहुत अच्छे से जाना। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन भी आपको मिले और हम भी उनसे थोड़ा अभी प्रेरित और मोटिवेट होकर आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। थैंक यू।